अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी नेता को जिन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, देश के एक ऐसे राज्य की जो बड़ा सेंसिटिव राज्य है, एक ऐसी नेता जो बेबाकी से अपनी बात कहती हैं, हमेशा खबरों में बनी रहती हैं। प्लीज वेलकम जम्मू कश्मीर की नेता महबूबा मुफ्ती। और महबूबा मुफ्ती पर आज के इस मुकदमे के लिए जज के तौर पर हमने आमंत्रित किया है जाने माने पत्रकार पुष्प सराफ को। और इससे पहले कि हम इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज पुष्प सराफ की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत है, कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले महबूबा जी पर पहला इल्जाम लगे, एक नजर डालेंगे उस पृष्ठभूमि पर जिसमें आज का मुकदमा चला जा रहा है, पीडीपी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती पर। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की रूलिंग पार्टी पीडीपी की प्रेसिडेंट हैं। चीफ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा कश्मीर की नई सरकार के सबसे पावरफुल लीडर्स में से एक हैं। 2 बार लोकसभा का चुनाव जीतने वाली महबूबा मुफ्ती जम्मू और कश्मीर की असेंबली में विरोधी दल की नेता भी रह चुकी हैं। अनंतनाग में पैदा हुई महबूबा मुफ्ती 1990 में राजनीति के मैदान में उतरी। 1996 में महबूबा मुफ्ती कांग्रेस में शामिल हुईं। 3 साल बाद महबूबा ने कांग्रेस को छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाई। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनने के बाद से महबूबा अपनी पार्टी की कमांड में रही हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद की उत्तराधिकारी महबूबा मुफ्ती की जम्मू कश्मीर की सरकार में अहम भूमिका है। आपकी अदालत में लॉ ग्रेजुएट महबूबा मुफ्ती अपनी पैरवी खुद करेंगी। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम महबूबा मुफ्ती पर। आपकी अदालत में पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर इल्जाम है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर की शांति भंग कर दी। महबूबा जी, उमर अब्दुल्ला की सरकार थी, तब सब लोग कहते थे अब सब कुछ सेटल हो गया, जम्मू कश्मीर में झगड़े बंद हो गए, मिलिटेंसी पर कंट्रोल आ गया। आपकी सरकार आए हुए 2-2.5 महीने हुए हैं, देखिए क्या हालत कर दी। देखिए, मेरा ये ख्याल था कि जो इलेक्शन हुए 60% लोगों ने वोट डाले और पूरा मुल्क, यहाँ की लीडरशिप सब ये सोचेंगे कि ये जो 60% लोगों ने वोट डाले असेंबली में, हम इनका कैसे भला करें, कैसे जो सैलाब आए उनको ठीक करें। बल्कि किसी को जेल से रिहा किया गया, किसी ने पाकिस्तान का झंडा उठाया। आप सबको उनकी फिक्र है कि 4 लोग, एक टाइम था कश्मीर में जब सारे घरों के ऊपर झंडे होते थे, हम लोगों ने फाइट किया उसको। हमने यहाँ टीवी चैनल्स ने उनको फाइट नहीं किया जो 4 एक्सपर्ट्स को लेकर वहाँ पर डिसीजन देती, हमने फाइट किया, एनसी ने फाइट किया, कांग्रेस ने फाइट किया। और आज 4 लोग, जहाँ हजारों की तादाद में 4 लोगों ने झंडे उठाए और दिन भर वो खबर। 4 लोग नहीं, आप देखिए तस्वीरें देखें, अब अखबारों में देखें, सिर्फ टीवी चैनल क्यों आप ब्लेम करती हैं? नहीं, मैं कह रही हूँ कहा 2010 जैसे हालात हो गए हैं, वही पत्थरबाजी, वही गोली, वही मौत, वही पत्थर, हालत तो खराब है। ये तो मुझे बताइए, आपने जितने भी कहे 40-50, जो 60% लोगों ने इनको नकार के वोट डाला, उनकी बात क्यों नहीं करते हैं आप? उनको क्या ज़रूरत है? जो सैलाब ने उनके घर बर्बाद कर दिए, जो बिगड़ गए हैं, जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है, जो हमारे, हम क्या कोई दूध के दूल्हे, हमारे वहाँ करप्शन नहीं होता। आप सिर्फ एक ही चीज़ की, मुझे लगता है अगर हम मेन स्ट्रीम पार्टीज़ 40,000 लोग भी जमा करें, 4 करोड़ रुपए भी खर्च करें, तब भी टीवी पे आप हमको इतनी कवरेज नहीं देंगे जितनी आप सेपरेटिस्ट को देते हैं, मसरत आलम को देते हैं। ये तो अजीब बात है। इसलिए महबूबा जी, जब कोई नारे लगाता है पाकिस्तान जिंदाबाद के, जब कोई पाकिस्तान का झंडा लहराता है, तो पूरे हिंदुस्तान का दिल रोता है। तो उसको पूरे दुनिया में आपको दिखाना चाहिए कि ये बड़ा जी हीरो है, ये ऐसा काम कर रहा है। ये क्या आपकी ये ड्यूटी है? आप क्या चाहते हैं, उसको छुपा के रखें? नहीं, छुपाने की क्या बात है। मुझे कोई मुझे ये बताइए
कि आपको पता होना चाहिए कि आप कहीं भी देखिए जहां भी वायलेंस होता है, उनका सबसे बड़ा हथियार होता है पब्लिसिटी। आप तो बड़ी अच्छी पब्लिसिटी कर रहे हैं उनकी, उनको क्या चाहिए और उनको क्या चाहिए कि हमारा उनको क्या चाहिए, उनको बताइए। 4000 लोग जमा हो गए, 4 लोगों ने झंडे उठाए। मेरे ख्याल में बाराक ओबामा को भी इतनी पब्लिसिटी नहीं मिली जब वो यहाँ 2 दिन थे। न 4 लोगों ने तो नहीं उठाए, आप चाहें चलिए 10, चलिए मैं सबूत के तौर पर आपको दिखा देता हूं, आप कहेंगे पब्लिसिटी दे रहे हैं। मगर मुझे बताइए, क्या वो लोग उन लोगों से कम नहीं जिन लाखों लोगों ने वोट डाले, जिन्होंने हिंदुस्तान की जमहूरियत की कदर करते हुए बंदूकों के साए में, आपको पता है पार्लियामेंट इलेक्शन में जब लोगों ने वोट डाले तो जो लड़कियां थी, जो औरतें थी, निशान के लिए उनको बाद में ब्लेड से उठाना पड़ा, उसके बावजूद निकले, वोट डाले असेंबली में। ये उनको मिल रहा है कि हमारा मुल्क आज डिस्कस करता है 50 लोगों ने जी झंडे उठाए पाकिस्तान के, फलानी को जी। ये क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि जिन लोगों ने वोट डाला हमारे मुल्क के डेमोक्रेसी को, उनकी क्या समस्या है? जी जिस समय लोगों ने वोट डाला था उसको भी दिखाया था, उस कश्मीर की जनता की बहुत तारीफ खत्म हो गया। वोट डालने के बाद ही हमारी समस्या नहीं हुआ, हमारी समस्या खत्म नहीं हुआ। लेकिन उसकी बात क्यों नहीं करते? जो लोग सड़कों पर उतर आए और आप उनको कितने लोग सड़कों में उतर आए मुझे बताइए। अगर हमने ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं हुआ होता, 1.5 महीना हो गया मसरत आलम को बाहर, क्या कर सका वो? मगर जब हमारी तरफ से एक ग्रेजुएट है, अंग्रेजी में उसने लिटरेचर किया, यहाँ बहुत यंग लड़के हैं, मिल्टन उसका भाई है, अगर मिल्टन का भाई है, उसके भाई का क्या कसूर है? हो सकता है उसकी माँ ने कोई लड़कों के साथ चले गए, हो सकता है अपने भाई को समझाने के लिए भेजा हो कि भाई भाई को वापस ले आओ, उसको गोली मार दी तो हंगामा हो गया। गिलानी साहब हैं, हुर्रियत लीडरों को आपने दे दिया ना एक इशू। नहीं, इशू आपने दिया जब आपने शुरुआत की, पहले दिन ही मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का, उन्होंने शुक्रिया अदा किया सेपरेटिस्ट का कि आपकी वजह से बड़े अच्छे से इलेक्शन हो गए। उन्होंने देखिए उन्होंने ये कहा कि मैं इस बात की तायीद करता हूँ क्योंकि हम वहाँ रहते हैं ना, मेरे पार्लियामेंट इलेक्शन में घर घर जाके, गांव जाके इलेक्शन के दिन पत्थरबाजी करके कई लोगों को मार दिया गया और जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा। मगर असेंबली इलेक्शन में हमें थोड़ा सा रिलीफ मिला। अगर मुफ्ती साहब ये चाहते हैं चाहे हुर्रियत हो चाहे पाकिस्तान हो, उसका स्टेक बढ़ जाए हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, कि उनको लगे कि बंदूक से कुछ मिलने वाला नहीं है, ग्रेनेड फेंकने से कुछ मिलने वाला नहीं है, मगर एक जो पॉलिटिकल प्रोसेस वहाँ चल रहा है, एक जो इलेक्शन में लोग हिस्सा ले रहे हैं, शायद इससे इस जम्मू कश्मीर के जो हालात में जो समस्या है उसका समाधान, जैसे वाजपेयी जी के टाइम में हुआ था, उस वक्त भी यही मुफ्ती साहब थे, उस वक्त भी इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे वाजपेयी जी, और तब उन्होंने मिलजुल के, तब तो हमने गिलानी साहब को छोड़ा था जो सबसे बड़े लीडर हैं। उस वक्त तो मैंने नहीं देखा किसी चैनल को इतना शोर शराबा करते। और फिर क्या किया गिलानी साहब ने? वो अपनी बात कहते रहे, हम अपनी बात कहते रहे, और नतीजा मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ, मुफ्ती साहब अगर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन की तारीफ करते, बिल्कुल करते हैं, बड़ा अच्छा किया, बिल्कुल, वो आर्म्ड फोर्सेस की तारीफ करते, आपने बहुत अच्छा किया, कश्मीर की जनता की तारीफ करते, आपने की हिम्मत दिखाई, तो बात समझ में आती है। तो कोई शक ही नहीं है, वो तो है। वो तो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे थे। मैं तो कहती हूँ, देखिए ना, मैं कह रही हूँ कि इस इलेक्शन में जो हमने देखा, जो 60% परसेंटेज हुआ, वहाँ हमको ये महसूस हुआ कहीं ना कहीं पाकिस्तान, कहीं ना कहीं सेपरेटिस्ट भी इसमें आ गए हैं कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है इसको अब छेड़ नहीं करनी, क्योंकि शायद कश्मीर के लोग नहीं चाहते हैं कोई छेड़ हो। तो अगर आप किसी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, इंगेज करना चाहते हैं, बजाय उसको रोज़ गाली दो, रोज़ उसके खिलाफ आप बोलो, एक बार आप कोशिश करते हैं, शायद हो सकता है जिस रास्ते पे हम चल पड़े। कोशिश महबूब जी कर रहे हैं? 4.5 साल से जो मसर्रत आलम जेल में बंद था, उसको बुलाया मैदान में, आओ पत्थर फेंको। पहले मुझे एक बात बताइए, क्या जम्मू कश्मीर इस मुल्क का हिस्सा है कि नहीं? बेशक, हाँ बेशक। क्या सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जम्मू कश्मीर में चलना चाहिए? बेशक। सुप्रीम कोर्ट अफजल गुरु को फांसी के लिए बोलते हैं, कांग्रेस वाले 28 नंबर से उठा के उसको फांसी लगाते हैं, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट बोलता है मसरत आलम को बंद मत करो, उसको छोड़ दो, इसके खिलाफ केस नहीं बनता है, तो उस वक्त नहीं चलना चाहिए सुप्रीम कोर्ट नहीं। लेकिन पहले क्या होता रहा, देखिए मेरे पास डिटेल्स हैं, 1990 से लेकर 1990 से लेकर अब तक 17 बार उसको गिरफ्तार किया गया, जानते थे शरारती है, उसके खिलाफ 27 FIR फाइल की गई, और जब भी उसको एक केस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट को रिहा करती थी, एक और केस बना के अंदर कर देते थे। अब तो कोई केस ही नहीं रहा, उसको कैसे बंद करेंगे? आप क्या चाहते हैं कि उसका वो जो खुद हम लोग ही,
देखिए, अगर आपने ये जम्मू कश्मीर में आप चाहते हैं, अगर उमर अब्दुल्ला साहब उसको 4.5 साल लगातार जेल में रख सकते थे, बार बार केस बना के, तो आप भी कर सकते तभी तो ही इज आउट ऑफ पावर ना, तभी तो लोगों ने उसके खिलाफ, क्योंकि आप किसी को जेल में डाल के उसको हीरो नहीं बना सकते। उसको बाहर बोलो अपनी बात, वो बोले हम अपनी बात बोलेंगे। किसकी बात में दम है लोग बात मानेंगे। अगर हमारी बात में दम नहीं होता तो 60% लोग वोट कैसे डालते, फिर बाइकाट तो करते। अब वो कैसी बात कर रहे हैं, वो बाहर आके नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान की जिंदाबाद। वो बाहर आकर के कह रहे हैं हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। देखिए रजत जी, जब कोई आदमी बाहर आकर कहता है मेरी जान कानून की बात है, कानून कहेगा हम किसी को छोड़ देंगे, कानून की बरखिलाफी करेगा, हम उसको अंदर भी कर सकते हैं जो हमने किया। देखिए, कानून को, हम जंगल राज में तो नहीं रहते हैं। हमारी जो समस्या है कश्मीर की वो ये है कि जो हमारा मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क है, इसके सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन, जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है यह डेमोक्रेसी है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद आपके दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं जो यहाँ फलते फूलते हैं। पर जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती ये है कि वहाँ हर चीज़ को कंट्रोल किया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला फांसी दो, फांसी देनी है, मगर अगर सुप्रीम कोर्ट बोलेगा किसी को छोड़ने के लिए, इसको ये कैसे चलेगा? लेकिन किसको छोड़ेंगे? वो आदमी जो गिलानी साहब के लिए काम करता है, पाकिस्तान के लिए काम करता है। मैंने पुलिस का डोजियर देखा है, 2 लाख रुपए महीना उसको दिए जाते हैं इसी तरह की हरकतें करने के लिए। उसको छोड़ दिया सड़क पर, आओ लड़कों को इकट्ठा करो, फिर से पत्थर मारो। 1.5 महीना क्या करता रहा वो? जब हमसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो गया, एक जगह आर्मी से हो गया, दूसरी जगह से पुलिस से हो गया, तो उनको हथियार दे दिया आपने। 2008 तक कहाँ था मसरत आलम? मसरत आलम एक, समझ लीजिए, एक ऑर्गेनाइजर है। आज भी हम उसकी बात कर रहे हैं, उसको और क्या चाहिए? पूरा शो आप मसरत आलम पे कर रहे हैं। आपको पता है आज हमारा टूरिस्ट सीजन खराब हो गया क्योंकि चैनल्स ने दिखाया कश्मीर इज बॉइलिंग। आप चले मेरे कश्मीर में, देखिए क्या है, सब नॉर्मल है। बेचारे लोगों ने दुकानें अपनी सजाई हुई हैं, उनका फ्लड में इतना नुकसान हो गया, होटल वालों ने दुकानों को, अपने होटल्स को रिपेयर किया कि हमारे मुल्क के लोग आएंगे, हमें हीलिंग टच देंगे, मगर चैनल्स ने कहा कश्मीर बर्निंग और कैंसिलेशंस, और आज वो हमारे लोग रो रहे हैं। महबूबा जी, मसरत आलम को चैनल से तो नहीं छोड़ा? नहीं, हमने छोड़ा। हाँ। बिल्कुल छोड़ा, और हमने छोड़ा। और आपको बताता हूँ, हाफिज सईद ने कहा कि पाकिस्तान की सरकार मसरत आलम को सपोर्ट करती है। हाफिज सईद ने कहा कि हम उनको असला भी देंगे, हम उनको पैसा भी देंगे, हम उनको, जिस आदमी को पाकिस्तान की सरकार सपोर्ट करती है, जिस आदमी को हाफिज सईद जैसे टेररिस्ट सपोर्ट करते हैं, उसको आपने छोड़ दिया। और दोष टीवी चैनल पे आपको सुप्रीम कोर्ट में बोलना चाहिए ना कि उसको मत करो कोई ऐसा। अगर उनके, आप अपने सुप्रीम कोर्ट में जाके दलील दीजिए ना। हम तो हार गए वहाँ तो उन्होंने बोला इसको रिलीज कर दो। दूसरी मेरी ये, मुझे बहुत अफसोस की बात है रजत जी, मैंने सोचा था आज आपने मुझे बुलाया, आप कश्मीर की कोई बात करेंगे, आप टूरिज्म कैसे बढ़ाया जाए, जो सैलाब ज़दगान लोग हैं उनके लिए, जो बेरोज़गारी, क्या ये मसले हमारे नहीं? कश्मीर में मसरत आलम कोई मसला नहीं है, गिलानी साहब कोई मसला नहीं, 4000 लोग उनके जमा हो गए, मगर 60% लाखों लोगों ने वोट डाले, मगर यहाँ तो सिर्फ वही मसला है। इसके बगैर कोई कुछ आपको कश्मीर में कुछ नज़र नहीं आता, उनके लोगों की तकलीफ नजर नहीं आती आपको। इसलिए तकलीफ नजर नहीं आती क्योंकि जब भी ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान के कहने पर ये लोग कर रहे हैं। कश्मीर ने रिजेक्ट किया, उन्होंने वोट डाले, उन्होंने वो बंदूक को वो रिजेक्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं वायलेंस से कुछ नहीं मिलना है, हड़तालों से कुछ नहीं मिलना है। अगर वो लोग रिजेक्ट कर चुके हैं तो आप बार बार कश्मीरियों को इसी के पीछे क्यों धकेल रहे हैं? इसलिए क्योंकि आपने उसको जेल से निकाल कर हीरो बना दिया। नहीं, हीरो आपने बनाया, आपने हीरो बनाया, चैनल्स ने हीरो बनाया। अगर उसको निकाला आपने, 4 दिन मसरत आलम को टीवी पे दिखाया। मैं तो कहती हूँ मैं 4 करोड़ रुपए दूंगी, मुझे 2 दिन ही दिखा दो। नहीं जैसे नहीं, आपको पता है महबूबा जी, जैसे सुनिए मेरी बात, एक घर के अंदर दिखाया 40 औरतें पाकिस्तान का झंडा चढ़ाया हुआ है। आपको रजत जी मालूम है, जो उस घर के हमसाया थे उनको भी मालूम नहीं था, मगर जिस तरह टीवी ने दिखाया ऐसा लगता है जैसे कश्मीर के घर घर में पाकिस्तान के झंडे औरतें चढ़ाती हैं। आपने कश्मीर में लोगों को बताया कि कश्मीर में कुछ नहीं है, सिर्फ हुर्रियत है, पाकिस्तान के झंडे हैं और कुछ नहीं है वहाँ पर। ये तो आप लोग कर रहे हैं काम। जैसे कोर्ट के कहने से आपको छोड़ना पड़ता है, कोर्ट अपना काम करती है, उसी तरह से मीडिया भी अपना काम करता है। जहाँ गड़बड़ होगी वो जरूर दिखाएंगे। ये तो कोई, देखिए जो आप बात कह रहे हैं, अगर आप ये सोचते हैं मसरत आलम इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको 4 दिन तक टीवी पे दिखाएं, पूरे दुनिया को बताएं कि कश्मीर में जो लोग हैं वो पाकिस्तान का झंडा उठाते हैं, कश्मीर के लोग हमारे साथ नहीं हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं, आपकी मर्जी है। मेरा ये मानना है कि कश्मीर के लोगों ने एक रेजोल्यूशन, एक पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए वोट डाला है, अपना तरक्की के लिए वोट डाला है, और उन्होंने बंदूक को रिजेक्ट किया है।
उन्होंने इस किस्म की वायलेंस को रिजेक्ट करके वोट डाला है, मगर बदकिस्मती से हम फिर उनको धकेल रहे हैं, हम उनको चांस नहीं दे रहे हैं। अगर होते तो मेरे ख्याल में इतने सारे लोग आज कश्मीर में होने चाहिए थे। देखते कितनी अच्छी बहार है वहाँ, कितना अच्छा लोग वहाँ शिकारे सजा के इंतज़ार कर रहे हैं, मगर चैनल्स ने कहा पाकिस्तानी झंडे, मसरत आलम, कश्मीर ऑन बॉयल, इतने सारे लोगों ने जो है अपनी। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तानी झंडे थे या नहीं थे? बिल्कुल थे। पाकिस्तान मेरी जान के नारे लगे कि नहीं लगे? कश्मीर तो फिर भी हमारा है ना, आपको लगता है उसे कश्मीर बन गया? अगर झंडे चढ़ाने से कोई मुल्क काबिज हो सकता है तो फिर तो 1990 से जब मिलिटेंसी तो लाखों तादाद में वहाँ झंडे चढ़ते थे। क्या आपको कॉन्फिडेंस नहीं है? ये इतना बड़ा मुल्क है, आपका कॉन्फिडेंस एक झंडे से हिल जाता है? क्या होता है झंडों से? आपको अपनी ताकत का, अपनी जमहूरियत का अंदाज़ा नहीं। आपको ये नहीं मालूम 47 में कश्मीर तब इस मुल्क के साथ मिला जब हम पाकिस्तान के साथ जाते थे, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। क्यों आए हम इस मुल्क के साथ? क्योंकि हमें यहाँ की गंगा जमुना तहजीब में अपनी रेलिवेंस लगती है, हमें लगता है आप और हम एक जैसे हैं। मगर सारा तब से 60 साल से आप संभाल नहीं सके, सिर्फ मसरत आलम, सिर्फ हुर्रियत। क्या बात है ये इसलिए दिखाना पड़ा जब ये शक हुआ कि मुफ्ती साहब की सरकार बनी है, वो तो कहीं लोगों को जानबूझकर मदद नहीं कर रही है। बहुत अफसोस है। देखिए, मुफ्ती साहब ने 2002 में भी सरकार बनाई, 2002 में सरकार बनाई, गिलानी साहब को रिहा किया, यासीन मलिक साहब को, सबको रिहा किया, और उसके बाद आपने देखा कितनी चेंज आ गई। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी साहब ने कहा कि मुफ्ती साहब की जो पॉलिसी है बेस्ट पॉलिसी है, क्योंकि हम एक जमहूरी मुल्क सबको छोड़ दो, सब एक जमहूरी, जब तक बंदूक, बिल्कुल। अगर आप में दम है, अगर आपकी दलील में दम है, अगर आपको पता है आप सही हैं, दूसरा आदमी उसकी दलील में दम नहीं है, तो आप उसको हरा सकते हैं अपनी दलील से। आप पिंजरे में कितनी देर बंद करोगे, उससे क्या मिलेगा? क्या करोगे? कब तक बंद करोगे? कितनों को बंद करोगे? फिर मुझे बताइए कितने लोगों को बंद करोगे? नहीं, आओ सामने अपनी बात करो, हम अपनी बात करें, आप अपना काम करो, हम दिखाते हैं। हाँ, अगर वायलेंस होगा, अगर बंदूक उठेगी, देखिए बंदूक के लिए तो वहाँ बंदूक तो बंदूक के साथ लड़ती है ना आपस में। अगर एनकाउंटर में कोई मारा जाता है, मिलिटेंट मारा जाता है, कोई शोर नहीं करता है। मगर अगर त्राल जैसी सिचुएशन हो जाए, जहाँ बाई बाई से मिलने गया, 2 लड़के और थे, वहाँ उससे उसकी डेड बॉडी आई तो लोग शोर मचाते हैं। ये चीज़ें हमको, और अफसोस तो ये है कि जब आप चैनल्स पे, टीवी चैनल्स पे बहस करते हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि मसरत आलम गिलानी, अरे एक जुमला उस लड़के के लिए, खालिद के लिए भी कहना चाहिए था कि वो ऐसे मारा गया, उसकी सुहेल के लिए जो मैट्रिक का बच्चा है, जिसको पुलिस की गोली से, और पुलिस वाले के खिलाफ हमने 302 का चार्ज लगाया, जो घर से स्कूल ट्यूशन पे आ रहा था, उसके लिए भी 2 लफ्ज़ कहते कि ये बच्चे क्यों मारे गए। ये क्यों नहीं कहते? क्या वो आपके बच्चे नहीं है? उसके लिए भी कहा गया है, ऐसी बात नहीं। क्या कहते हैं? उसके लिए भी कहा गया है। उसको, इनको तो 2 दिन, उनको तो कम से कम आप 2 न्यूज़ बुलेटिन में उनकी शक्ल तो दिखाते हैं, इनकी तो शक्लें हर वक्त दिखाते हो आप। क्या बात करते हैं? आपको बिल्कुल पसंद नहीं इनकी शक्लें? क्या बात करते हैं? क्या बात करते हैं? महबूबा जी, बात करते हैं? अगर इन लोगों को छोड़ा नहीं होता, देखिए रजत शर्मा जी, मैंने पहले भी कहा, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए मसरत आलम को छोड़ने के, तो बहस ये होनी चाहिए थी हमारे मुल्क का सुप्रीम कोर्ट कितना बड़ा है, उसमें कितनी विशालता है और वो क्या करता है, बजाय उसके। लेकिन मैंने होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट देखी दिल्ली की, वो कहते हैं अभी भी 15 केसेस उसके ऊपर बाकी थे, और मुफ्ती साहब ने डीजीपी को बुलाया 4 तारीख को, और उन्हें कहा कि सारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ दो। ये पॉलिटिकल प्रिजनर हो गए। अब कितने लोग हैं वहाँ जेल के अंदर, आपको पता है कितने लोग हैं? पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर कितने हैं? 3 स्टोन पेल्टर है, 2 ओवरग्राउंड वर्कर है, और 1 हुर्रियत का लीडर है। आप कहते हैं ना 10,000 लोग, और ये था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए थे, और फरवरी से इसका किस्सा चल रहा था कि इसको छोड़ना है, और उसके बाद उस दिन उसको छोड़ा। और हम समझते हैं कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट का हम उसको आदर नहीं करेंगे तो फिर हमें क्या, फिर इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर में। अच्छा, सिर्फ इतनी बात बता दीजिए मुझे, अगर कोई जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान मेरी जान का नारा लगाएगा, अगर कोई पाकिस्तान के झंडे लहराएगा, तो क्या उसको जेल में बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? लोगों को इन्वेस्टिगेट, वो तो कर दिया ना। जब मैंने कहा ना, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको छोड़ दो, हमने मान लिया। जब उसने एक लाइन क्रॉस कर दी, उसको अरेस्ट किया। ये हम पे छोड़िए ना ये काम, यहाँ से डिक्टेट मत कीजिए ना, स्टूडियो में से डिक्टेट मत कीजिए ये काम, क्योंकि हम लोग वहाँ लड़ रहे हैं, हम लोगों ने जेला है। स्टूडियो से नहीं, मैंने सुना कि होम मिनिस्टर ने डिक्टेट किया, राजनाथ सिंह ने कहा, तब उसको अरेस्ट किया प्रेशर डाल के। फिर तो जिस वक्त मसरत आलम को हमने रिलीज किया, उस वक्त तो सारी दुनिया एक तरफ, हम अकेले थे, फिर उस वक्त बंद करते। मुफ्ती साहब वो आदमी नहीं है, गलतफहमी मत रखिए। वो जो समझते हैं इस मुल्क के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए सही है, वो कर लेंगे। ये कुर्सी आती जाती है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है।
ये आती है जाती है, मगर जो हमें सही लगेगा हम सही करेंगे, जिससे हमें मालूम है जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से हम निकाल सकते हैं, जिससे हमें मालूम है कि जम्मू कश्मीर जिस भरोसे के साथ इस मुल्क के साथ मिला है, वो जो ताना बाना टूट गया है। अगर आप कश्मीर जाएंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मगर जब आप टीवी बैठने देखेंगे आपको लगेगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मुझे तो खतरा है। ऐसी इमेज क्रिएट की गई है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। आपको लग रहा है सारा कसूर ये टीवी वालों का है? नहीं, नहीं, कसूर की बात नहीं है कि आप लोग तो सड़कों पर उतरे ना, लोगों ने पत्थर फेंके, लोगों ने झंडे उठाए, टीवी को क्यों दोष दे रहे हैं? कितने सड़कों पे एक ही जगह गए ना, जब गिलानी साहब को रिसेप्शन के लिए चले गए ना वहाँ पर उन्होंने, और 3 महीने के बाद गिलानी साहब आ रहे थे, आपको वो 4000 लोग नजर आ गए, आपको वो लाखों लोग नजर नहीं आए जिन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के वोट इलेक्शन डाला, वो नजर नहीं आते? वो दिखाया ही था ना, नहीं, वो तो उनको याद रखिए ना, खाली दिखा, उनको याद रखिए ना। अच्छा, आप मुझे बताइए, अगर ये ना दिखाएं, नहीं मैं कहती हूँ आपने दिखा दिया, न्यूज़ दिखा दी, मगर जिस तरह आप पूजा करते हैं, फिर 4-4 दिन आरती उतारते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कौन खांस रहा है, कौन लेट रहा है, मुझे तो समझ नहीं आती कि क्या उससे TRPs बढ़ जाती हैं क्या? नहीं, उससे लोगों के दिल को ठंडक पहुंचती है कि पाकिस्तान का साथ दिखाने वालों को दिखाया, कोई ठंडक नहीं पड़ती उससे कोई, मुझे लगता है रादर वो दिखा के आप पूरी दुनिया में ये मैसेज देते हो कश्मीरी हमारे साथ नहीं है 60 साल के बाद। नहीं, हम ये मानते हैं कि कश्मीर हमारे साथ फिर क्यों करते, फिर क्यों उनको ऐसा करते? व्हाई डू यू पुश देम टू द वॉल? अगर आपको दिल में यकीन है कश्मीर के लोग आपके साथ हैं, वो आपके साथ चलना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो फिर इतनी हड़बड़ाहट क्यों 4 झंडों से? अच्छा, ये बताइए कि क्या दिखाएं इस वक्त? मैं बताती हूँ क्या दिखाई। इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग मुसीबत में हैं, बाढ़ आई हुई है, हमारी सड़कें बर्बाद, हमारे घर नहीं, इस वक्त टूरिस्ट का सीज़न है, अच्छे अच्छे फूल दिखाइए, शिकारे दिखाइए। करप्शन हम करेंगे तो हमको भी यहाँ, जैसे हमारे मुल्क के अंदर कितने सारे प्राइम मिनिस्टर्स को कॉल किया गया करप्शन के अंदर, आपको लगता है हम दूध के दूल्हे, हम करप्शन नहीं करते? हमारे करप्शन की बात क्यों नहीं करते हो? हमारे जो दूसरे इश्यूज हैं उनकी बात क्यों नहीं करते हो? आज 6 महीने से हमारे प्राइम मिनिस्टर जो स्पेशल स्कॉलरशिप के बच्चे दर बदर घूम रहे हैं क्योंकि उनको कॉलेज से निकाल रहे हैं, उनको कहते हैं फीस नहीं मिल रही, उनकी बात कीजिए। बेरोजगारी की बात कीजिए, कैसे जम्मू कश्मीर में हम यहाँ से लेके वहाँ टूरिस्ट का बढ़ावा हो, क्योंकि आप जो लोग हैं, टीवी का जो चेहरा है वो हमारे मुल्क का चेहरा है, कश्मीर के घर घर में जाता है, मगर जब आप लोग एज टूरिस्ट बन के आते हो तो आप हमारे मुल्क का चेहरा है, और कश्मीरियों को इस वक्त आपकी ज़रूरत है, क्योंकि जब तक कारखाने बनेंगे, सड़कें बनेंगे, मकान बनेंगे, उसमें टाइम लगता है, मगर जब आप लोग आते हैं, एक मजदूर, एक दुकानदार, एक होटल वाले, उसका जब रोज़गार बढ़ जाता है तो फिर आप और मुल्क का सबसे बड़ा ताना बाना, जो काम हमारे आर्मी वाले की, हमारे पुलिस वाले की बंदूक से, तो वो मिलिटेंट से लड़ेगा, मगर अगर आपको दिल जोड़ने हैं तो आपको जो टीवी का जो प्रोपागेंडा है, कश्मीर जल रहा है, बॉयल है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आके खुद वहाँ लोगों से मिलके देखना चाहिए कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं। चलिए, मेरा आपसे ये वादा है कि हम उनको भी दिखाएंगे, और जो आपने कहा कि जो प्रोग्रेस है, ये जो अच्छी चीज़ है, और जहां सरकार की गलतियां उसको भी दिखाएंगे। ये मेरा आज आपसे बिल्कुल वादा है। हम एक ब्रेक के रुकेंगे, और ब्रेक के बाद महबूबा मुफ्ती पर जनता के इल्जामात और सवालात का एक और। अफजल गुरु है, उसको फांसी दे दी ना, बीवी से, बच्चों से मिलने नहीं दिया। मेरे ख्याल में हम ऐसा नहीं करते हमारे मुल्क में, नहीं। सुप्रीम कोर्ट जब भी किसी को फांसी देते कम से कम उसको बच्चों से मिलने देते हैं ना, वो भी नहीं किया। अब अगर ये बताइए कि अगर उसकी बॉडी आप किसी भी सूरत में घर वालों को देंगे, कौन सा गुनाह है? वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान हैं पीडीपी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर आरोप है कि इन्होंने जनता के साथ धोखा किया। महबूबा जी, इलेक्शन के दौरान आपने जनता से वादा किया था कि हम बीजेपी के साथ कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। आपने कहा था बीजेपी कम्युनल पार्टी है, ये कम्युनलिज्म फैलाती है, लेकिन कुर्सी के लिए बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। नहीं, पहला तो एक जो मैंडेट मिला वो ऐसा मिला, जम्मू में बीजेपी को मिला, कश्मीर में हमको मिला। एक तो वो बात है, या तो हमें मैंडेट को रिजेक्ट करके, क्योंकि कांग्रेस भी आपको मालूम है उन्होंने ऑफर किया था हम सरकार के लिए, और अनकंडीशनल सपोर्ट। उन्होंने कहा था आप जो अखबार लिखना चाहते हो हम आंख बंद करके साइन करेंगे, तो आपकी तमाम शर्तें। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी दिया, मगर हमने ये सरकार बीजेपी के साथ इसलिए बनाई क्योंकि पहली बार
जम्मू कश्मीर में एक पार्टी ने जब हाथ मिलाया है यहाँ किसी पार्टी के साथ तो शर्तों पे मिलाया है, कुर्सी के लिए नहीं मिलाया है। कुर्सी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 75 में अकॉर्ड किया था, तब तक वो आज़ादी मांग रहे थे। मरहूम शेख साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 22 इयर्स के लिए वो जेल में थे, उन्होंने कहा मुझे आज़ाद कर दो, मुझे पाकिस्तान के साथ जाना है। पर इंदिरा जी के साथ अकॉर्ड की, चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, वो खामोश हो गए। उसके बाद फारूक साहब और राजीव जी का अकॉर्ड हो गया, कुर्सी के लिए कुछ नहीं मिला। जब हमने कांग्रेस के साथ 2002 में सरकार बनाई, उस वक्त भी हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, पोटा ख़त्म करना है, टास्क फोर्स को बंद करना है, क्रैकडाउन्स और पैकेज और वगैरह वगैरह। आज पहली बार एक बीजेपी और हमारी, पहली बार नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी बीजेपी के साथ अलायंस में थी जब उमर साहब वहाँ वज़ीर थे, हमने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया। 2 महीने लगे कि देखिए हमारा क्या एतराज़ है। बीजेपी के साथ हमारा एतराज़ था ये 370 की मुखालफत करते हैं। उन्होंने एजेंडा अलायंस में लिखा कि हम 370 के साथ छेड़ेंगे नहीं। क्या ये कामयाबी नहीं है? हमारी नहीं, इस मुल्क की कामयाबी, इस मुल्क की डेमोक्रेसी की कामयाबी है कि आपको कहीं ऐसे वक्त मोड़ पे लेके आती है जहां आपको बहुत सारी वो चीज़ें मुल्क और लोगों के हित में करनी पड़ती हैं। उसके बाद हमने दूसरी बात कही, हमने कहा कि एक तो हमारा पॉलिटिकल एजेंडा बन गए, एक हमारा डेवलपमेंटल एजेंडा। डेवलपमेंटल एजेंडा इतना ज़्यादा है कि अगर मैं उसका जिक्र करूँ तो शायद बहुत देर हो जाएगी कि हमारे जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसको ट्रांसफ़र किया जाए, किस तरह हम स्मार्ट सिटी, स्मार्ट जम्मू को बनाएं, कश्मीर को बनाएं, और भी बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोग्राम, टूरिज़्म। मगर जो पॉलिटिकल एजेंडा उसमें ये 370 की बात की कि भाई इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगा। दूसरी बात हमने ये कहा कि जो एस्पा है, जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, वैसे रजत जी मैं आपको बता दूं जितने भी इश्यूज़ हमारे हैं, इन सारे इश्यूज़ पे कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, सीपीआईएम सबकी सहमति हुई है वर्किंग ग्रुप्स में। आज तो ये लोग शोर मचाते हैं ना। जो एस्पा है, जो अंसारी साहब इस वक्त हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, एक उनके ग्रुप बना था एक, उसमें कांग्रेस के, एनसी के, पीडीपी के, सीपीआईएम के, बीजेपी के लोगों ने एग्री किया है कि ये जो एस्पा है इसको रिवोक होना चाहिए। जो अनऑथराइज ज़मीन है, सिक्योरिटी एक तो ऑथराइज होती है वो ठीक है, जिसमें अथॉरिटी नहीं है वो वापस लेना चाहिए। तो जब हमने ये कहा कि एक वक्त हालात बहुत ख़राब हुए कश्मीर में, और जब मिलिटेंसी हुई, मिलिटेंट आम कश्मीरी को मार रहे थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पंडित हो, तो आर्मी को आना पड़ा। एक बार 47 में आर्मी को आना पड़ा जब पाकिस्तान से इन्वेजन हुआ, एक बार आर्मी को बैरक से बाहर आना पड़ा 89-90 में जब मारदाड़ हो गई। उस वक्त मिलिटेंट्स की तादाद हज़ारों में थी। आज मिलिटेंट्स की तादाद बहुत कम है। आज जम्मू कश्मीर के लोग, जब अभी सैलाब आया तो मुझे फ़ोन आते हैं, जनरल साहब से कहो हमारा डाइवर्शन बना दे। कहीं कोई फंस जाता है जहां सिविलियन नहीं, जनरल साहब, क्योंकि लोगों को पता है जो काम आर्मी कर सकती है वो शायद सिविलियन के पास नहीं है। तो मुझे लगता है आज वो वक्त आ गया है जबकि आर्मी के जो रोल को, देखिए जब मिलिटेंट थे आप मिलिटेंट के साथ लड़ते थे, आज क्राउड कंट्रोल की बात है कि अगर कभी कोई खुदा ना खास्ता कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो जाती है, लोग सड़कों पे होते हैं, उनके हाथ में तो बंदूक नहीं होती है, किसी के हाथ में पत्थर होता है, पत्थर का मुकाबला आप बंदूक से नहीं कर सकते है ना। जब आर्मी सिक्योरिटी फोर्सेस को बुलाया था मिलिटेंट्स का मुकाबला करने, अगर आज आप फिर बंदूक से, जो जवान सड़क पे खड़ा है जिसको ये है कि मेरे भाई को क्यों मारा, अगर उसको, तो क्या हम कामयाब रह सकते हैं? इसलिए हम समझते हैं कि वक्त आ गया है आर्मी का रोल रीडिफाइन करने का। कि मैं समझती हूँ सैलाब की वजह से हमारी बड़ी बर्बादी हो गई। जिस वक्त हमारी सरकार थी मुफ्ती साहब की, हमने आर्मी से ब्रिजेस जो बनाए हैं 1 साल के अंदर बनाए, जो 6-6 साल में नहीं बनते हैं। हमने आर्मी को कई जगह जो स्कूल उन्होंने बनाए हैं, बहुत अच्छे स्कूल, मतलब कि मुझे लगता है अब आर्मी को जो रोल है बंदूक से लेके अब उसको उससे हटके वो पुलिस को करने देना चाहिए वो काम। अब आर्मी का रोल हमें रीडिफाइन, जहाँ जहाँ आर्मी है, अगर सिविलियन एरियाज़ में है वहाँ से उनको बैरक्स में जाना चाहिए, ताकि वो ज़मीन, हम श्रीनगर में बहुत अच्छी ज़मीन है हमारी, बिल्कुल सेंट्रल में, उसको बोलते हैं टटू ग्राउंड। पहले भी आर्मी के साथ एक बार बात हुई, उन्होंने कहा हम खाली कर देंगे, हमें दूसरी जगह ज़मीन दे दी, हमने उनको सैकड़ों कनाल ज़मीन दे दी, मगर अभी तक वो, अगर वो टटू ग्राउंड वो खाली करते हैं, वहाँ पर हम बहुत अच्छा पार्क बनाएंगे बच्चों के लिए, लोगों को लगेगा ना कोई तब्दीली आई। जम्मू में हमारा एयरपोर्ट है, ये लोग भी आते होंगे, बड़ा जहाज़ वहाँ नहीं उतर सकता क्योंकि वहाँ एयरफोर्स ने एक हस्पताल बिल्कुल हमारे, हम कहते हैं एयरफोर्स वालों को हम आपको दूसरी जगह इससे ज़्यादा ज़मीन देंगे। हम एयरपोर्ट को एक्सपेंड करना चाहते हैं ताकि जम्मू में, क्योंकि माता वैष्णो देवी का बहुत रश रहता है और हम जम्मू को अच्छा डेवलप करना चाहते हैं ताकि बड़े जहाज़ उतरे। तो क्या कोई गुनाह करते हैं? क्या कोई गलत बात करते हैं? मैं आपको बताऊँ तो गुनाह क्या करते हैं। आपने बताया कि बीजेपी के साथ राफ्ता हुआ, मिल करके बहुत सारे काम ये भी रखा है उसमें, अच्छी बात है, डेवलपमेंट करेंगे, एकदम नहीं।
आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन बीजेपी को भी एम्बेरस करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जब आपकी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि अफजल गुरु के जो अवशेष हैं उसको ला करके उनकी फैमिली को दिया जाए, तो छेड़छाड़ होती है ना बीजेपी, उनको भी, उनके लिए बड़ी एम्बेरसमेंट होती नहीं, है। देखिए मेरी आप बताएं, हम तो वो ना तो हम वो जमात नहीं है कि जो हम बयान बदलते हैं। जिस वक्त अफजल गुरु को फांसी दी गई उस वक्त जम्मू कश्मीर की असेंबली में पीडीपी, एनसी, कांग्रेस तमाम ने उस वक्त के होम मिनिस्टर को एक रेजोल्यूशन हमने पास किया कि अब तो जो गया सो गया। आपने 28 नंबर से उठा के बीजेपी को पीछे करने के लिए अफजल गुरु को तो फांसी लगाई, अदरवाइज पहले 27 को लगाते, 28 को भी लगाते, कोई गिला नहीं करता। मगर अब ये है कि उसकी बॉडी उसके फैमिली को वापस कर दी। देखिए हम इतने बड़े मुल्क में रहते हैं, तो क्या जब फांसी लगानी होती है तो घर वालों को, जिस पार्टी ने 370 वापस कर दिया, जिस पार्टी ने आपकी सारी बातें मान ली, उसको एम्बेरस करने के लिए उसको कहते हैं सिर मुंडाते ही ओले पड़े। नो 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 नो, मैं तो समझती हूँ क्यों एम्बेरस होते हैं। देखिए कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि बीजेपी की दो मुसीबत, मुफ्ती और मुसर्रत। नहीं देखिए मैं तो समझती हूँ कि ये जो आप बात कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादती है इस हिसाब से, क्योंकि जम्मू कश्मीर को, जिसको जम्मू कश्मीर जल रहा था, जिसका जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब थे, उस वक्त यही मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ इन्होंने उस कश्मीर को बचाया था। उस वक्त ये जो आज आप देख रहे हैं नॉर्मैलिटी, उस वक्त उन्होंने, हमने आग में अपने आप को डाल के इसको बचाया था। मैंने 90 में पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं किए, मैंने 96 में ज्वाइन किया और उस वक्त पाँव धरने की जगह नहीं होती। देखा ये कि जब मुफ्ती साहब बयान देते हैं कि पाकिस्तान ने इलेक्शन होने दिए, तो बीजेपी से लोग पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो इस सरकार में। नहीं देखिए, बीजेपी के पास हमारा एक एजेंडा है जिसमें ये सारे जो टिकलिश इश्यूज़ हैं उसमें हमने ये डिसाइड किए हैं। उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि हमने शायद ये बात नहीं कि हम झूठ कह रहे हैं। जब मैंने पहले भी कहा, अफजल गुरु है, उसको फांसी दे दी ना, बीवी से बच्चों से मिलने नहीं दिया। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क की ये नहीं है, ये हमारे मुल्क की पहचान, ऐसा नहीं करते हमारे मुल्क में। नहीं, सुप्रीम कोर्ट जब भी किसी को फांसी देते कम से कम उसको बच्चों से मिलने देते हैं ना, वो भी नहीं किया। अब अगर ये बताइए कि अगर उसकी बॉडी आप किसी भी सूरत में घर वालों को देंगे, कौन सा गुनाह है? वो तो, उसको तो फांसी लगा ली ना। ये क्या गुनाह है कि उसकी डेड बॉडी को आप उसके घर वालों को दे दीजिए? कश्मीर का रहने वाला है, सिटीजन है वहाँ का, फांसी तो दे दी, उसकी बॉडी का क्या कसूर है? लेकिन फिर उसको लेकर जुलूस निकालेंगे, उसको लेकर के फिर लोग सड़कों पे उतरेंगे। नहीं तो जिस वक्त हमने फांसी लगाई ना, जिस उसको फांसी दी, उस वक्त भी हमें ये था, ये उस वक्त भी होम मिनिस्टर को जब हमने कहा बॉडी दे, तो उसने कहा वहाँ हालात ख़राब होंगे। तो हमने कहा जब 28 नंबर से उठा के उसको फांसी दी तब हालात ख़राब होने का अंदेशा नहीं था। मैं ये नहीं कहती, मैं कहती वो तो टेक्निकलिटीज़ है ना, हालात ख़राब। मैं आपको और बात बताता हूँ, बीजेपी ने हमेशा कहा दो निशान दो विधान कभी नहीं चलेंगे, दो झंडे नहीं होने चाहिए। लेकिन मुफ्ती साहब ने कहा कि गाड़ी पर दो झंडे लगाओ, बिल्डिंग पर दो झंडे लगाओ, उनको एम्बेरस करने के लिए। यही तो अफसोस की बात है। आपको मालूम है जिस वक्त मुफ्ती साहब हल्फ ले रहे थे, अगर आप वो निकालें, वहाँ दो झंडे दिखे आपको? हमारे शायद जैसे इनको यही तो प्रॉब्लम है, कश्मीर के बारे में बहुत कम जानते हैं लोग। जिस तरह अमेरिका में बहुत सारी स्टेट्स में अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग फ्लैग है, और इसी तरह जम्मू कश्मीर में हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन अलग फ्लैग है। जिस वक्त मुफ्ती साहब हल्फ ले रहे थे, मोदी जी वहाँ बैठे थे, अगर आप उसको रिपीट करें तो वहाँ भी आपको दो झंडे मिलेंगे। हमारे सेक्रेटरीट में भी दो झंडे हैं। हमारी जो गाड़ियाँ हैं, हमारे मिनिस्टर्स जो हैं वो दो दो झंडे इस्तेमाल करते हैं। ये कोई मुफ्ती साहब ने लाई हुई नहीं, ये बहुत पुरानी, ये जो हमारा स्पेशल जैसे आज लैंड बिल पे यहाँ बहुत शोर चल रहा है, ये इफ्सो फैक्टो हमको अप्लाई नहीं करता है। हमारी अपनी कानून, अगर हम चाहेंगे तो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो नहीं कर सकते। इसलिए हम अपने कानून खुद बनाते हैं। हमारा एक झंडा है, हमारे रेजिड्यूरी पावर्स है, जिसको आप 370 कहते हो। तो इसलिए मुफ्ती साहब ने ये झंडा अपने साथ नहीं लाया, ये झंडा वहाँ है और कई सालों से है। यही तो प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि हमारे स्कूल्स में एक चैप्टर होना चाहिए जम्मू कश्मीर को लेके, जम्मू कश्मीर की स्पेशल पोजीशन क्या है। अगर हम चाहे तो हम कल 33% रिजर्वेशन वुमेन का बिल अपना पास कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि हमारे पास रेजिड्यूरी पावर्स हैं, हम बना सकते हैं। तो इसलिए जो हमारे पास अच्छी चीज़ें हैं तो उसको आप एक्नॉलेज कीजिए, उसको ट्रेजर कीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, इस मुल्क के साथ जो आप कहते हैं, मैं तो आपको बीजेपी के लोगों की शिकायतें बता रहा हूं। वो ये कहते हैं कि हर थोड़ी दिन में कोई ना कोई ऐसी बात कहते हैं, ऐसा काम करते हैं कि जिस पार्टी ने सपोर्ट दिया उसको एम्बेरसमेंट होती है। नहीं, मुझे लगता है उनको डिफेंसिव पे नहीं आना चाहिए। अगर आपके पास एतमाद है, कॉन्फिडेंस है, आप सही चल रहे हैं, और अगर आपको मालूम है कि ये जो गठजोड़ हुआ है
ये भलाई के लिए हुआ, ये जम्मू कश्मीर को इस मुश्किलात से निकालने की। हमने तो सोचा था सरकार बनेगी, खजानों के मुंह खुल जाएंगे कश्मीर में और तरक्की होगी, सड़कें बनेंगे, टूरिस्ट आएगा, तरक्की होगा। सब लोग जिन्होंने वोट डाले हैं वो सोचेंगे कि ये तो पूरा चेंज हो गया, मगर यहाँ तो डिस्कोर्स कुछ और हो रहा है, जिसकी बहुत मुझे अफसोस है। मुझे तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आपको नहीं मालूम? आपको मालूम नहीं? आपको मालूम नहीं कौन जिम्मेदार है? मैं यही तो आपसे पूछने समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बीजेपी को लगता है कि पीडीपी जिम्मेदार है, पीडीपी को लगता है बीजेपी नहीं, जिम्मेदार है। बीजेपी और पीडीपी कोई जिम्मेदार नहीं है। हमने जो करना है हम वो करेंगे। हमारी जो पॉलिसी है, हमारा जो हमारा एजेंडा है, हम तो उस पर काम करेंगे। मगर मैं समझती हूँ कि जो हमारे इसमें हमारे मुल्क के लोग हैं, उनको आगे आना पड़ेगा, उनको मदद करनी पड़ेगी इस वक्त हमारी। उमर अब्दुल्ला साहब ये कहते हैं कि पीडीपी ने पहली ये सरकार है जिसने एक सेपरेटिस्ट को मंत्री बना दिया, सज्जाद लोन को। उमर अब्दुल्ला अपने दादाजी को भूल गए? हाँ, वो तो 22 साल तक कश्मीर में जो लड़ाई शुरू की मुल्क के खिलाफ, सेशनिज्म जो खिलाफ शुरू किया, जिन्होंने 22 साल तक घर घर से चंदा जमा करते रहे कि पाकिस्तान बनाना है, और तभी उन्होंने छोड़ा जब उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, तब छोड़ा। सज्जाद लोन तो इलेक्शन लड़के आ गया है, और हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर उसने इलेक्शन लड़ा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा बीजेपी को जो जिसको कहते हैं माचिस लगाने का काम वही करते हैं। वो ट्वीट करते हैं, पूछते हैं भाई बीजेपी से मैं पूछना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर ने ये बयान दिया है कि पाकिस्तान ने यहाँ पर इलेक्शन होने दिए, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? अब देखिए ना, आज तो तभी वो ट्वीट की वजह से ही तो अपोजिशन में बैठे हुए हैं। तो जितना पूरा मुल्क उसके साथ था, कांग्रेस साथ ही, 120 बच्चे मारे गए, कुछ नहीं हुआ। इतने सारे कांड हुए। एक घर में अफजल गुरु, सॉरी वो क्या है उसका नाम, जो मारा गया हाजी यूसुफ, पैसे के चक्कर में, उसके इल्ज़ाम, कुछ नहीं हुआ। इतना सपोर्ट होने के बावजूद भी अगर वो आज अपोजिशन में है तो इसीलिए कि वो ज़्यादा ट्वीट पे काम करते हैं, ज़मीन पे काम करते हैं। एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में महबूबा मुफ्ती पर इल्जामात और सवालात का एक और। देखिए, कश्मीरी पंडित इतना मेहनत कश है, इतना हार्ड वर्किंग है, पत्थर से भी अपना वो निकालता है, मगर हमें ज़रूरत है, कश्मीर को ज़रूरत तो आपने तो कहा था उनके लिए कंपोजिट टाउनशिप बनाई जाएगी, मिली जुली, जहाँ इकट्ठे मिलके रह सके हम। वो कहाँ रहेंगे ये भी आप तय करेंगी? नहीं, इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान हैं पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर इल्जाम है कि इन्होंने अवाम के साथ वादा खिलाफी की। कश्मीरी पंडितों की तरफ से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो आपसे पूछ रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा? हमारा बिलीफ है, कन्विक्शन है हमारा कि कश्मीर जो है, कश्मीरियत में तब तक आप कश्मीर मुकम्मल नहीं है। इनके लिए नहीं, ये जो कश्मीरी पंडित चले गए वो बहुत वेल सेटल्ड हैं, पर हमको ज़रूरत है क्योंकि जो 62,000 लोग हैं, अलग अलग हिस्सों मुल्क के रह रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं बहुत बुरी हालत में रह मैं रहे हैं। कहती हमें उनकी ज़रूरत है। उनको देखिए, कश्मीरी पंडित इतना मेहनत कश है, इतना हार्ड वर्किंग है, पत्थर से भी अपना वो निकालता है, मगर हमें ज़रूरत है, कश्मीर को ज़रूरत तो है। आपने तो कहा था उनके लिए कंपोजिट टाउनशिप बनाई जाएगी, मिली जुली, जहाँ इकट्ठे मिल के रह सके हम, जहाँ आपका मुसलमान भाई, आपका सरदार भाई, आपके दूसरे सब मिल के रह सको। क्योंकि अगर अलग थलग रहना है तो फिर तो यहाँ भी रह रहे हैं वो। फिर अगर हमने इकट्ठे मिल के रहना है कश्मीर में, वो कहाँ रहेंगे ये भी आप तय करेंगी? नहीं, इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे। क्योंकि उनकी सिक्योरिटी का सवाल है, सिक्योरिटी, जिस तरह का एजिटेशन चल रहा है, जिस तरह की बातें उनके बारे में कही गई हैं और जिस तरह से उन्हें वहाँ से भागना पड़ा था, अगर मिलजुल के रहेंगे तो कैसे सिक्योरिटी होगी? मिलजुल के रहना पड़ेगा, वही एक चारा है। आप उनको अलग शेड्यूल के कोई सिटिंग डक्स बनाना चाहते हैं क्या आप, कि ये पंडित है तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो ऐसा मिलजुल के रहना है, हमें इकट्ठे रहना है। लेकिन तो मुफ्ती साहब ने कहा था, होम मिनिस्टर को उन्होंने प्रॉमिस किया था, एक लैंड हम देंगे, उस लैंड पर एक सोसाइटी क्रिएट करेंगे इकट्ठे रहने के लिए। क्यों नहीं देंगे? इन्हीं की ज़मीन है, हमने कौन सी अपनी देनी? हमारी ज़मीन थोड़ी है वो, हम सबकी ज़मीन है, हमारे पंडित मुसलमान सब भाइयों की ज़मीन है। कोई बाहर से ज़मीन लानी है क्या? मगर मिलजुल के रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, ताकि कभी भी जब आजमाइश का वक्त आया तो मुसलमान भाई खड़ा होना चाहिए सामने
इस बार वो गलती नहीं होनी चाहिए कि जो पिछली बार, हालांकि आपको पता है मुसलमान भी कम नहीं मारे गए, कम मुसलमानों को नहीं मारा गया, कम मुसलमान घर छोड़ के नहीं गए, मगर पंडितों की तादाद बहुत कम थी, जो थी वो चले गए। अभी मुश्किल से मेरे ख्याल में कोई 7,000 पंडित कश्मीर में रहते हैं, बाकी सब चले गए। तो आपको लगता है कि जो वापस जाएंगे और सोसाइटी में मिलकर रहेंगे, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा की कोई समस्या नहीं होगी? कोशिश करेंगे हम कि ना हो ऐसा। देखिए ना, 100% सिक्योरिटी तो हमारी भी नहीं है, 100% सिक्योरिटी जो कश्मीर के लोग वहाँ रहते हैं उनकी भी नहीं है। 100% सिक्योरिटी अभी हमारे 5 सरपंच कितने मारे गए इन सालों में, किसकी 100% गारंटी तो कहीं नहीं होती है। पर हमारी कोशिश ये है कि कोई ऐसा तरीका हो कि ये लोग अपने घरों में वापस आ जाए हमारी खातिर। क्या तरीका होगा? कोशिश कर रहे हैं, अभी एक 1.5 महीना भी नहीं होगा बना हो, तो अभी क्या बता दूं मैं आपको। आपने उनको नौकरियां देने का भी वादा किया था। वो तो चल रहा है उनका, कुछ जॉब्स, कुछ लोगों ने जॉब्स ले लिए हैं, कुछ अभी हैं, चल रहा है, वो सिलसिला चल रहा है। क्योंकि कश्मीरी पंडित ये कह रहे हैं कि जो हमारे रिहेबिलिटेशन के जो प्लान बन रहा है उसमें हमारे नुमाइंदों से बात नहीं की। वो देखिए ना, अभी तो इट्स टू अर्ली, जो भी होगा सबके साथ मिलजुल के बात, क्योंकि उनको रहना है, उनको वहाँ। और मैं ये बताऊँ, कश्मीरी पंडित जो हैं वो बहुत ही इस मामले में बहुत ही विजडम है, वर्ल्डली वाइज है, उनको समझते हैं ये बात। कोई भी जो कश्मीरी पंडित आप यहाँ सुनते हैं ना, जो स्टूडियो में चिल्लाते हैं कि हमें अलग रखो, उनको कश्मीर नहीं आना है। कश्मीरी पंडित समझते हैं कि हम कश्मीर जाएंगे जब मिलजुल के रह सकते हैं, वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। जो स्टूडियो में चीखते हैं ना, वो वैसे चीखते हैं, उनको वहाँ जाने का इरादा नहीं होता। यासीन मलिक भी यही बात कह रहे हैं कि सोसाइटी मिलकर रहना है, अलग से उनको सोसाइटी नहीं बननी चाहिए। उनको मालूम है ना कि जो जनरल लोग, देखिए ना हुर्रियत क्या है, यासीन मलिक क्या है। यासीन मलिक उसी बात को पकड़ते हैं जो उनको लगता है लोगों में बात जा रही है। उनको पता है कि कश्मीर के लोग चाहते हैं कश्मीरी पंडित वापस आए। उनको ये भी कि ये हमारे ऊपर दाग है, कश्मीरी पंडित आए और एक कॉलोनी में अलग रहें, ये हम मुसलमानों के ऊपर वहाँ दाग है कि भाई हम इनको अपने साथ, जो हमारे बीच का हमारा हिस्सा है, हम इनके साथ मिल के नहीं रह सकते, तो हम ये दाग तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा माहौल बनाएंगे इंशाल्लाह कि सब मिलजुल के रह सके। आप में से यहाँ हैं कश्मीरी पंडित कोई जो सवाल पूछना चाहते हैं इस सवाल पर? मेरा मैम आपसे सवाल है कि आपकी पहले 5 साल सरकार रही 2002 से, आपने कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए उस समय क्या किया? पहली बात तो ये है कि मुफ्ती साहब 3 साल रहे उस सरकार में, और जो कुछ हुआ कश्मीरी पंडितों का उसी टेन्योर में हुआ। अगर हमने तुलमुला में आपके लिए जो वहाँ वो बनाए रहने का, वो मुफ्ती साहब के टाइम, मटन में बना, शेखपुरा में, वो सब मुफ्ती साहब के टाइम में हुआ। और जितना भी कश्मीर में जितने हमारे कश्मीरी भाई रहते थे वहाँ पर, किसी को मालूम नहीं। हमने तकरीबन किसी को बताए बगैर 200-250 लोग खुद पता लगा के, क्योंकि हम ये बातें ओपनली करते नहीं, पर चूंकि आप यहाँ पूछ रहे हैं, पहली बार किसी सरकार ने अपने सरकार में 200-250 लोगों के हमने घर उनके ऑर्डर भेजे हैं, और जो काम किया हमारे टाइम में। उसके बाद मुझे बताइए क्या किया। और वो 3 साल में, ये 3 साल में नई सरकार कब तक उनकी पूरी वापसी करा देगी? जो देश के विभिन्न भागों में रह रहे हैं, जम्मू में रह रहे हैं, वो कब तक कश्मीर पहुँच जाएंगे? ऐसी क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस तरह जम्मू कश्मीर इस मुल्क की जो कहते हैं ना गंगा जमुना तहजीब के लिए ज़रूरी है, मगर कहीं ना कहीं हमारे मुल्क फेल हो गया है जम्मू कश्मीर को अपने साथ सीने से लगाने में। हमारी भी भूल है। जो कश्मीरी पंडित, जो कश्मीरियत कहते हैं ना, इतनी सी मैंने उनकी आबादी थी, हम भी मरे, हमको भी मारा, हमको भी मिलिटेंसी, मगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कश्मीरियत नामुकम्मल है। मैं एक बोलने के लिए नहीं बोली, आप पता नहीं, मुझे नहीं पता आप क्या कश्मीरी पंडितों को कितना जानते हो। मैं पली बड़ी, मेरी रिसर्च में कश्मीर पे ही है। मैं कश्मीरी पंडितों के घरों में पली बड़ी हूँ, छोटे बचपन से मैंने उनके साथ पढ़ा है, लिखा है, उन्होंने हमें पढ़ाया है। ये नुकसान, कश्मीरी पंडित बहुत ही अक्लमंद लोग हैं, वो बहुत विजडम वाले, वो बहुत ही इंटेलिजेंस, IQ उनका बहुत ज़्यादा, दुनिया में जाके वो आबाद हो गए, मगर हम कश्मीर के लोगों को नुकसान हो गया उनके जाने का। इसलिए मेरा ये मानना है कि कश्मीर की नॉर्मलसी को तभी हम मुकम्मल समझेंगे जब कश्मीरी पंडित आके अपने घर में बस जाए। ये मैं नहीं कह सकती आपको मैं उनको कल लेके जाऊंगी, क्योंकि मेरे लेने को मैं उनको बता के, जैसे पहले भी कोशिश की, आप आके रहो, पर उसको ये कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए मेरे कश्मीरी पंडित भाई को, बहन को, कि मैं रहूँगा यहाँ, दाएँ साइड मेरा मुसलमान भाई है, बाएँ सरदार है, ये अपनी जान देंगे पर मेरी जान की रखवाली करें। कश्मीर के लोगों से तो आपने ये भी वादा किया था, जो आर्म फोर्सेस का एक्ट है इसको ख़त्म करेंगे, लेकिन उसमें लगता है कि वो बीजेपी के सामने सरेंडर किया। नहीं, कोई सरेंडर नहीं किया। हमने पहले भी कहा, जो अगर आप हमारा मैनिफेस्टो देखेंगे उसमें भी हमने कहा है रिव्यू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। एकदम कोई चीज़ नहीं कर सकते आप। देखिए, मिलिटेंसी कम हो गई है, मेरे ख्याल में हज़ारों की तादाद में से कम होके 200 रह गई है, मगर आप उसका मतलब ये नहीं कि हम एकदम पूरे जम्मू कश्मीर में
एस्पा को ख़त्म करें, आपको थोड़ा थोड़ा करके करना है। और इसकी सबसे मुखालफत कौन करेगा जब हम एस्पा ख़त्म करेंगे? वो लोग जो मिलिटेंसी के साथ वाबस्ता हैं, वो लोग जो अलग होना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है अभी ये निशानी बन गया है। आर्मी के पास जो स्पेशल पावर्स है, ये पूरी दुनिया में बदनाम करने के लिए एक बन गया है इस वक्त ज़रिया। और कभी कभी गलतियाँ करते हैं सिक्योरिटी, जैसे अभी त्राल में हुआ या फेक एनकाउंटर, उससे उनको ज़मीन मिल जाती है। इसलिए जब हम इसको ख़त्म भी करेंगे एक एरिया में, हमें बहुत चैलेंज आएगा, क्योंकि कोशिश करेंगे जो मिलिटेंट है या जो वायलेंस है या जो चाहते नहीं है जम्मू कश्मीर नॉर्मल लगे, वो कोशिश करेंगे 2-3 इंसिडेंट्स करने की, ताकि देखो जी एस्पा उठ गया। क्योंकि वो लोग नहीं चाहेंगे एस्पा उठना। जो हमारे यहाँ स्टूडियो में बैठे होते हैं ना कुछ एक्सपर्ट्स जो इसकी मुखालफत करते हैं, उससे ज़्यादा तो मिलिटेंट इसकी मुखालफत करेगा, उससे ज़्यादा जो सेपरेटिस्ट में कई लोग ऐसे हैं जो इसकी मुखालफत करेंगे कि ये नहीं उठना चाहिए, क्योंकि एक बदनुमा दाग है। हमारे जो जमहूरी मुल्क है इतना बड़ा, जहाँ पर 60% लोगों ने वोट डाले, जहाँ पर इतना इस किस्म का माहौल है कि आप इलेक्शन करते हैं तो 100 साल की पार्टी उखड़ जाती है, दूसरी आती है, फिर दिल्ली में इलेक्शन करते हैं तो सारे एक तरफ होते हैं। ये कहीं नहीं है दुनिया में ऐसी जमहूरियत। तो इस जमहूरियत में अगर आप एक स्टेट को जो 60-65 साल के आपके साथ, अगर आज भी 20-22 साल सिक्योरिटी फोर्सेस लड़के आज भी बोलें कि कश्मीर को, अगर आर्मी को एस्पा हटा दिया तो कश्मीर हाथ से निकल जाएगा, तो फिर क्या है ये? फिर कौन है हम लोग? अगर आप एक स्टेट को आज भी सोचते हैं कि आर्मी के बलबूते पे रखना, तो फिर क्या है? लेकिन आपको लगता है ये प्रैक्टिकल है कि आर्मी हटने के बाद में मिलिटेंसी नहीं बढ़ेगी? आर्मी हटने के बाद में इसको रिवोक करने के बाद में आप इसको स्टेट को चला सकेंगे? नहीं, मैं तो आपको बताती हूँ, आज भी जो मिलिटेंसी को सबसे ज़्यादा डील तो पुलिस कर रही है, क्योंकि 200, समझ लीजिए आपके पास 1 लाख मिलिटेंट था, आज 200 है। जो ताकत आपको 1 लाख मिलिटेंट फाइट करने के लिए ज़रूरत है, क्या वो 200 को ज़रूरत है? नहीं। आज आपकी पुलिस जो है वो वेल आर्म्ड है, वेल इक्विप्ड है इसको डील करने के लिए। मगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मान लिया कल को सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, तो आपने किसी से परमिशन लेना है, आपको जो करना है फिर कर सकते हैं। पर इसके डर की वजह से, खौफ की वजह से आप इतनी बड़ी लोगों की आबादी को एक चीज़ में कैद तो नहीं रख सकते। ये तो जहनी अजाब है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि लोगों को आर्मी के साथ वो दूसरा, जब ज़रूरत पड़ती है तो आर्मी के पास, जैसे सैलाब आ गया तो लोगों को उम्मीदें थी कि अगर हमें बचाएगा, क्योंकि पिछली बार गवर्नमेंट तो बिल्कुल फेल हो गई सितंबर में, उनको था कि आर्मी बचा सकती है। यहाँ तक रजत जी कई जगह लोगों ने कहा कि हमें पैसा सरकार के ज़रिए नहीं आर्मी दे दें, उनको लगता है ये बड़े ईमानदार होते हैं। तो इस चीज़ को ट्रेजर करना है ना, इस छवि को बचाते हुए। अब जो दूसरी, जब कहीं इंसिडेंट होता है, कोई सिविलियन मारा जाता है, तो जितना भी आर्मी ने अच्छा काम किया होता है उस पर दाग लग जाता है। तो मैं समझती हूँ आज आर्मी ने जो 20 साल रोल किया, आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ, एक पॉलिटिकल प्रोसेस चला। अब आर्मी का अपना काम है, बॉर्डर्स पे वो लड़ रहे हैं, बैरक्स में उनका काम है। और जब कभी मैं कहती हूँ इस बार इतना काम करना है कश्मीर में, इतने सारे हमने डेवलपमेंट के काम करने हैं, जहाँ वो 6 महीने में जो ब्रिज बनाते हैं मेरा इंजीनियर 4 साल में बनाता है, तो वो मुझे लगता है अब उनको दूसरा काम करने में हमारा हाथ बटाना चाहिए। ये काम पुलिस को हम दे देंगे। लेकिन उनका क्या करेंगे जो सरहद पार से आपके यहाँ मिलिटेंट भेजते हैं? उसका क्या करेंगे जो पाकिस्तान की ज़मीन पर बैठकर हमारे यहाँ लोगों का खून बहाते हैं? उससे तो आर्मी लड़ सकती है। नहीं, देखिए वो तो बॉर्डर्स पे लड़ रहे हैं ना, बॉर्डर्स पे लड़ रहे हैं। वो आपका सबसे बड़ा हथियार, आपका सबसे बड़ा हथियार, अगर आप चाहते हैं कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान से जो मिलिटेंट को भेजते हैं, यहाँ ट्रेनिंग करवाते हैं, सबसे बड़ा हथियार आपके कश्मीर के लोग हैं, आपके अपने लोग। सबसे, अगर आपके घर में कोई चीज़ जलने वाली नहीं होगी तो बाहर का हमसाया उसको नहीं जला सकता है। सबसे बड़ा हथियार जम्मू कश्मीर के लोगों के, उनकी जो ज़रूरत है उनको बनाइए। और ये जो आप अभी भी कहते हैं कि अगर आर्मी नहीं रहेगी तो फिर समझ जम्मू कश्मीर चला जाएगा क्या? आपका मतलब ये मानते हैं आप, यहाँ सबके सामने ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि जम्मू कश्मीर हमारे साथ सिर्फ आर्मी की वजह से है? आप मानना चाहते हैं? नहीं, मैं कहती हूँ जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त जो है वो एक रिश्ते की वजह से यहाँ है। क्यों? आप देखिए पूरे मुल्क के अंदर इतनी ज़ियारतें कहीं नहीं, इतने औलिया अंबिया मेरे ख्याल में दुनिया की किसी धरती में नहीं होंगे जितने हमारे इस मुल्क के अंदर। ये हमारा रिश्ता है आपस का, इसी रिश्तों को बढ़ाइए, प्यार को बढ़ाइए। मैंने पहले भी कहा आर्मी के रोल को हम नहीं कहते सराहना, अगर वो नहीं आते 90s में तो शायद आज ये सिचुएशन जो इस वक्त नॉर्मल सी नहीं हुई होती। मगर हर एक चीज़ की एक हद होती है। यहाँ तक आपका काम था, आपने कर लिया, अब आप पीछे हट जाइए, अब दूसरे को करने दीजिए। अगर खुदा ना खास्ता आपको कल लगता है नहीं ये गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए, तो आप दोबारा आ सकते हैं, मगर चांस तो दे दीजिए ना।
जी, आपने अच्छी बात कही। मेरे पास और भी इल्ज़ामात हैं और एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना है और इस ब्रेक के बाद आपकी अदालत में महबूबा मुफ्ती पर इल्ज़ामात और सवालात का एक और मुफ्ती साहब का रोल तो एडवाइजरी भी हो सकता है। आप कब तक पापा की बेटी बन के रहेंगी, कब तक जिम्मेदारी नहीं लेंगी अपने हाथ में? वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं महबूबा मुफ्ती पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर इल्जाम है कि ये जिम्मेदारी से भागती हैं। महबूबा जी, आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, 2 बार लोकसभा के लिए चुनाव जीत चुकी हैं, विरोधी दल के नेता हैं। आपकी पार्टी के लोग चाहते थे आप चीफ मिनिस्टर बने। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है, कतई सही नहीं है। जम्मू कश्मीर एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। अगर हम चाहें इसको मोड़ सकते हैं, बहुत अच्छा हो सकता है। और अगर खुदा ना खास्ता अगर इस वक्त भी हम नाकाम हुए तो फिर बहुत गड़बड़ हो सकती। ऐसे में मुझे लगता है मुफ्ती साहब जैसे लीडर की, जिनको तजुर्बा है, जिनको मालूम है, जो हर चीज़ को समझते हैं, उनकी ज़रूरत है इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों को। और यहाँ भी दिल्ली में बीजेपी के साथ हमारी जो सरकार बनाई, बहुत सोच समझ के बनाई है, क्योंकि हमने सोचा कि एक छोटा कंधा और बड़ा कंधा मिल जाए तो हम जम्मू कश्मीर का जो ये नैया इस वक्त खुदा ना खास्ता तूफ़ान में फंस गई, इसको हम पार लगा सकते हैं इकट्ठे। और उसमें मुझे लगता है मुफ्ती साहब का रोल बहुत अहम है। मुफ्ती साहब का रोल तो एडवाइजरी भी हो सकता है। आप कब तक पापा की बेटी बन के रहेंगी, कब तक जिम्मेदारी नहीं लेंगी अपने हाथ में? देखिए, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं समझती कि लोग क्यों सोचते हैं कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। क्योंकि ये मैं नहीं समझती कि मैंने बहुत मेहनत की। मेरे वालिद तो उस वक्त कुछ भी नहीं, उस वक्त नहीं थे, अपोजिशन में भी नहीं थे जब मैंने इलेक्शन लड़ा। सो मैंने मेहनत कर के मुझे तो ताजपोशी नहीं हुई मेरी, क्योंकि हमारे यहाँ ताजपोशी होती है, बाप छोड़ता है तो बेटे को सर पे ताज रखता है, या ऐसा। मेरी ताजपोशी नहीं हुई। मगर उसके बावजूद मैं समझती हूँ कि ये जो चीफ मिनिस्टर है, हमारी पार्टी में कई सारे लोग हैं। जब पार्टी जिस वक्त लगेगा कि हमें आगे चल के कोई ऐसी है तो पार्टी फैसला करेगी। तो मेरा तो मेरा कोई ये बर्थ राइट है कि क्योंकि आपने बड़े हिम्मत वाले फैसले लिए ना। चुनाव जीतने के लिए आपने कितनी मेहनत की, वैली में वोट मिले इसके लिए आपने कितनी मेहनत की। 2008 में जब अमरनाथ का सवाल हुआ था तब आपने ही फैसला लिया था। नहीं, मैंने ये कहा कि मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर किसी और स्टेट की तरह नहीं है जहां हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंट हुआ 2008 में, एक्सपेरिमेंट हुआ। हमने अपने हिसाब से, सबने सोचा कि एक फ़ारूक साहब को हटा के, क्योंकि रात को फ़ारूक साहब ने कहा मैं वज़ीर आला बन रहा हूँ, मॉर्निंग में उमर साहब ने हल्फ ले लिया। मगर खाली यंग होना और पढ़ा लिखा होना ही इनफ नहीं है। कभी कभी जो तजुर्बा है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है बाकी चीज़ों से। मुझे लगता है इस वक्त, क्योंकि बहुत आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि हम बहुत अच्छे दौर से भी गुजर रहे हैं और बहुत बुरा भी है। इस वक्त हमें बिल्कुल तलवार की धार पे चलना है। और अगर हम पार चले गए तो मैं रजत जी आपको इन सब के सामने बताना चाहती हूँ कि 6 साल के बाद जम्मू कश्मीर एक आपको वाकई, जैसे कहते हैं ना, फिरदौस ज़मीनस हमीयस, तो हमें जम्मू कश्मीर वाकई आपको वो जन्नत नज़र आएगा अगर हम इस इम्तिहान में पास हो गए। क्योंकि जो मुफ्ती साहब की सोच है, जो उनका विजन है जम्मू कश्मीर को लेकर, और जो उनका यकीन है, सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में अगर किसी लीडर को हिंदुस्तान की, इस मुल्क की जमहूरियत पे यकीन है, इट्स जैसे कि आप कहते हैं ये मेरी बाइबल है, ये मेरी गीता है, ये मेरा कुरान है, यकीन है। इस तरह मुफ्ती साहब इस मुल्क की डेमोक्रेसी पे यकीन करते हैं। और उनका ये आइडिया, इंडिया जो है, जो ही बिलीव्स इन द आइडिया ऑफ इंडिया। क्योंकि जब अलीगढ़ में यहाँ पढ़े हैं 1960 में, तो कश्मीर में उस वक्त शेख साहब ने एक वो चलाया था पाकिस्तान के, तो उस वक्त उन्होंने जाके कश्मीर में मेन स्ट्रीम ज्वाइन किया। बहुत मुश्किल था वो, इसलिए क्योंकि उन्होंने जो मुल्क के अंदर वो गंगा जमुना तहजीब देखी थी। उन्होंने एक अजीब सा, जो हिंदुस्तान बन रहा था, पाकिस्तान अलग हो गया था, हिंदुस्तान, तो इससे इम्प्रेस होकर उन्होंने कश्मीर में इस झंडे को थामा था और तब से कभी हिले नहीं वो। ये बात सही है कि मुफ्ती साहब कंसिस्टेंट रहे हैं इंडिया के को लेकर के, और कश्मीर पर क्या पॉलिसी हो। बिल्कुल। लेकिन आप भी उसी में बिलीव करती हैं या आपकी राय कुछ? मैं आई बिलीव व्हाट माय फादर बिलीव्स इन।
क्योंकि मुझे लगता है कि जो उनका यकीन है, जो उनकी मैच्योरिटी है, वो कभी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि जो बात वो कहते हैं उसमें दम होता है। और हमने देखा है तजुर्बे से, कभी कभी हम इख्तिलाफ भी करते हैं पर अल्टीमेटली उनकी बात सही होती है। और वो छोटी-पुट पॉलिटिक्स वाले आदमी नहीं, वो इज़ अ स्टेट्समैन। उन्होंने ज़िंदगी में बहुत ऊंची बात लगती है कहने की, उन्होंने कभी पावर को बिल्कुल बहुत गैर मामूली चीज़ समझा है कि उसको पकड़ के नहीं बैठते हैं, बल्कि वो सोचते हैं पावर से कुछ होना चाहिए, अपनी ही नहीं अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाए, अपनी एस्टेट्स बनाए, अपने बाकी चीज़ें बनाए। वो उनका है कि लोगों का इसका यकीन है आपको कि जो बीजेपी के साथ समझौता किया है उसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट से कश्मीर को फ़ायदा होना चाहिए? बिकॉज मुफ्ती साहब का ये यकीन था कि इस वक्त जब कांग्रेस कह रही थी हमारे साथ सरकार बनाओ, एनसी वाले कह रहे थे, तो मुफ्ती साहब ये सोच रहे थे जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा कहाँ से हो सकता है? कुर्सी तो हमको कांग्रेस के साथ भी मिल सकती थी ना, और वो मुँह भी नहीं खोलते क्योंकि उनको दोबारा पावर मिलना था या एनसी के साथ। मगर अगर उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया, वो एक समझ लीजिए एक उसके खिलाफ चले गए वो, कि जो वो किस लिए, वो उनको लगा कि अगर जम्मू कश्मीर को मिल सकता है इस वक्त कुछ, तो क्योंकि आपके यहाँ दिल्ली मोदी जी हैं, उनको बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, अगर वो कोई फ़ैसला लेंगे तो कोई उसको क्वेश्चन नहीं करेगा। और कश्मीर को ज़रूरत है पॉलिटिकल प्रोसेस को भी आगे चलाने की और साथ में डेवलपमेंट की। तो वो चीज़ बीजेपी की जो सरकार है, जैसे वाजपेयी जी के टाइम में भी हमारी बड़ी मदद हुई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने भी बहुत मदद की थी, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। मैं सुना कि मोदी साहब आपको अपनी सरकार में मंत्री बनाना चाहते हैं और आप पीछे हट रही हैं। आप तो पता नहीं क्या क्या सुनते रहते हैं। तो अगर ऑफर आएगा तो आप एक्सेप्ट करेंगी? देखिए, हमारे पहले तो हमने ये बातें डिस्कस नहीं की। मेरी जमात में मेरे 2 और सीनियर कलीग्स हैं जो बहुत ही दे आर वेरी एफिशिएंट, बहुत हार्ड वर्किंग है, उन्होंने बहुत काम किया है, तो मैं ही क्यों, वो कोई भी बन सकता है। अगर तो लोग कहते हैं कि जिम्मेदारी लेने से पीछे हट जाती हैं। नहीं, जो मैं काम आपको लगता है जो मैं काम कर रही हूँ इस वक्त उसमें जिम्मेदारी नहीं है क्या, जो इतना मैं मतलब कि जो इस वक्त मैं काम कर रही हूँ? ज़रूर है, पार्टी की प्रेसिडेंट होना बड़ी बात है। उसके अलावा भी मैं कोशिश करती हूँ लोगों के पास अवेलेबल रहूँ, लोगों से मिल सकूँ, क्योंकि अभी कश्मीर में, जम्मू में अभी देखिए ना, अभी हमारी सरकार बनी है तो इसको भी स्टेबलाइज होने की ज़रूरत है, कि स्टेबलाइज हो, तरक्की हो, काम शुरू हो जाए। ये सब चीज़ें भी कोई तो होना चाहिए ना सुनने के लिए भी लोगों की दाद बिदाद। मुझे आपकी बात सही है कि सरकार बने हुए अभी बहुत वक्त नहीं हुआ है, इसको स्टेबलाइज होने की ज़रूरत है, और बहुत सारे सपने मुफ्ती साहब ने देखे हैं, बहुत सारे सपने कश्मीर की जनता ने देखे हैं, और इसको वक्त चाहिए। और आपने बहुत अच्छे सवालों के जवाब दिए। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज पुश सराफ का फैसला आज के मुकदमे पर। मैं यही जानना चाहूँगी आप में से कितने लोग कश्मीर आएंगे इस साल? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान हैं महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती से हमने सवाल पूछे कश्मीर की जनता की तरफ से, हमने उनसे सवाल पूछे देश की बाकी जनता की तरफ से। उन्होंने हर सवाल का बेबाकी से, सफाई से जवाब दिया, बहुत सारी बातों के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराया। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज पुश सराफ के फैसले का। जम्मू कश्मीर की स्थिति कुछ ऐसी है कि वहाँ छोटी सी छोटी घटना भी एक बड़ा भीषण रूप ले लेती है कभी कभी। उस स्थिति में बड़ा तनाव और तशद्दुद रहता है। उस स्थिति में मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनकी सरकार उस स्थिति से जूझ रही है। महबूबा मुफ्ती खुद एक बड़े महिला नेता के रूप में उभर रही है। इनकी हिम्मत को देखते हुए ये अदालत इनको सभी आरोपों से बरी करती है, पर इनको इस एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर किसी भी दूसरे मुल्क का झंडा फहराया जाएगा, वो एक आदमी करे या 10 करें, या कोई भी ऐसी बात होगी जो देश की अखंडता और को चुनौती दे, तो फिर एक बड़ी अदालत के सामने उनको जवाब देने पड़ेंगे। आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं यही जानना चाहूँगी आप में से कितने लोग कश्मीर आएंगे इस साल? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात रहेंगे, और महबूबा मुफ्ती की बात सुनने के बाद लोगों को यकीन होगा
कि हमें कश्मीर जाना चाहिए, खुद अपनी आंखों से देखना चाहिए, और जो कुछ मीडिया में दिखाया जा रहा है वो इतना ख़तरनाक तस्वीर नहीं है। वाकई में कश्मीर हमारे देश का एक ऐसा हिस्सा है जो हम सबको दिल में उतना ही प्यारा है। उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कश्मीर जाएंगे, ज़्यादा से लोग कश्मीर को अपनी आंखों से देखेंगे, पहचानेंगे, अपना बनाएंगे। आज का मुकदमा यही खत्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे एक मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।